हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़ी अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के आज ये क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम हमारी नोट पे आते हैं और नोट्स पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपका शायद 16 पॉइंट हो चुका। मैंने 16 पॉइंट को एक बार होल्ड करवा रहा हूँ और पॉइंट नंबर 17 पे आ जाइए। पहले हम 17 पॉइंट नंबर 17 को करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है? कहता है द कंसेप्ट ऑफ, मतलब इससे पहले ऊपर लिखा हुआ था, क्या रखा है? अदर इश्यूज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं जो भी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट से रिलेटेड है? नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ध्यान सुनना दोस्त, ये क्या कहता है? सारी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। कराना तो एक बार कितना सिंपल है। मैंने कहा देखो दोस्त, कहता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है सर? वर्किंग कैपिटल निकलती है ऐसे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर आप माइनस कर दोगे, और यहाँ पे सपोज करो सर ये 20 करोड़ है, और यहाँ पर सपोज करो सर ये 21 करोड़ है, तो क्या हो जाएगी आपकी? माइनस में आ जाएगी 1 करोड़ की क्या? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी सर? नेगेटिव में हो गई हमारी 1 करोड़ की। तो ये सिचुएशन होती है जहां पे हमारी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में होती है। तो मैंने कहा इससे क्या इंपैक्ट होने वाले हैं सर? देखो, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, मतलब आप डे टू डे के खर्चे अच्छे तरह से मैनेज नहीं कर पा रही हो, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखो, आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है आपको अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो सर ये सिचुएशन एक बहुत ही बैड सिचुएशन है, बहुत ही खराब सिचुएशन है। ये आपको कहां ले जा सकती है सर? आपको ये इंसॉल्वेंट भी बना सकती है। क्या बना सकती है सर? इंस्टॉलमेंट भी बना सकती है। क्यों? क्योंकि आपका सफिशिएंट बैलेंस पैसा नहीं है। पैसा नहीं क्रेडिटर को पे करने के लिए। क्रेडिटर जाएंगे कहां पे? कोर्ट कचहरी में जाएंगे और कहेंगे भाई साहब बंद करो, ये हमारा पैसा नहीं दे रहे। ठीक है जी सर। दूसरा, आपको जब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, आप बैंक के पास जाओगे लोन वगैरह लेने के लिए। बैंक के पास जाओगे आप लोन वगैरह लेने के लिए, भाई साहब आपकी रेटिंग जो है बिल्कुल खराब होगी। क्यों? क्योंकि सर क्रेडिट रेटिंग खराब ही है, हमारे पास क्या नाम है, पैसा ही नहीं है, बहुत कम है। तो वो कहेगा कि आपको आमतौर पर क्या मिलेगा? जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ हाई रेट पर मिलेगा। इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा? हाई रेट पर। या तो मिलेगा ही नहीं ब्याज, और मिलेगा तो हाई रेट पर मिलने वाला है। बात समझ आई नहीं जी सर? तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के ये नुकसान है। आगे एक छोटी सी बात और बता रखी है सर। क्या बता रखी है? देखो, बात कुछ ऐसी है, कहता है कि आप क्या नाम है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस चलाते हो। देखिए मैंने कहा ई मोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लाइक फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, इनसे आप कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब ये रहा कस्टमर आदमी, ये रहा कस्टमर आदमी, ठीक है, ये कस्टमर आदमी है। मैंने कहा वैसे तो आपको पता है जी सही है सर, पता है हमें सीओडी बेसिस पर भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, बट जब आप अच्छी शॉपिंग करते हो, मतलब ज्यादा हैवी करते हो ना, मतलब सीओडी हर एक पर नहीं मिलती आमतौर पर, ठीक है, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है और फिर आपके पास ऑर्डर आता है। तो मैंने कहा जैसे भाई ये इसने क्या किया सर? इसने क्या किया? पेमेंट कर दी, इसने कर दी सर पेमेंट, और वो भी कर दी सर ऑनलाइन। बात समझ आई नहीं? ये सर इसने कर दी पेमेंट, और पेमेंट भी ऑनलाइन सर। मैंने कहा जैसे ही इसने पेमेंट करी, तो सर एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको पता चला कि हाँ भाई हमें देना है। मान लो इसने पेमेंट करी ₹50,000, इसके लिए लैपटॉप के लिए, कि भाई मेरे को लैपटॉप चाहिए। ठीक है, दिवाली पे क्या नाम है, जो भी लैपटॉप वगैरह है सारे सारे सस्ते हो रखे थे, उसने कहा कि चलो दिवाली पे क्यों ना लैपटॉप खरीदा जाए। उसने लैपटॉप ऑर्डर किया। ये इसको इंटीमेशन देता है कि भाई साहब लो पैसे वगैरह आ चुके हैं, ये इसको पेमेंट दे देगा अपना कमीशन काट के। मान लो इसका कमीशन वगैरह था, मतलब 45,000 इसके पास पैसे आ जाते हैं। कोई भी हमें पेमेंट पे नहीं जाना, हमें ये देखना कि हाँ इसके पास पेमेंट आ रहा है। अब ये क्या करता है बेटा? ये इसको क्या करता है सर? ये इसको डिलीवरी कर देता है, ये इसको डिलीवरी कर देता है। आमतौर पर डिलीवरी कितने दिन में हो जाती है सर? 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में इसके पास डिलीवरी कर देता है। बात समझ आई नहीं जी सर? मैंने कहा देखो, इसमें पहला काम क्या हुआ सर? पहले कस्टमर ने पेमेंट की, बाद में कस्टमर को डिलीवरी हुई। बात समझ आई नहीं जी सर? मैंने कहा यहाँ देखो, यहाँ पे तो बेटा सिंपल शब्दों में, क्या यहाँ पर मेरा डेटर में जो मेरा फंड है, क्या वो ब्लॉक हो रहा है? क्या फंड ब्लॉक हो रहा है? नहीं सर, यहाँ पे तो डेटर कितना अच्छा है, पहले पैसा दे रहा है फिर सामान ले रहा है। बस समझना। दूसरा, मैं कह रहा हूं ये डिस्ट्रीब्यूटर भी तो किसी से परचेज करता होगा, अपने सप्लायर से परचेज करता होगा। हाँ सर, सप्लायर से परचेज करता होगा। हाँ सर, ये परचेज करता होगा यहाँ से लैपटॉप, और यहाँ से कुछ ना कुछ क्रेडिट पीरियड भी लेता होगा, क्रेडिट पीरियड भी लेता होगा। आई कैन से दैट 60 डेज। इसने बोला कि भाई मेरे को 60 दिन दे दो और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ अज्यूम करो उन 60 दिन के दौरान ऐसे ऐसे कस्टमर आते गए, मैंने कहा मैंने 20th डे ही या फिर
50th डे ही या फिर मतलब कोई से भी दिन में मैंने इनको सेल कर दिया और सेल करने के बाद मेरे पास पैसा आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ से आमतौर पर देख पा रहे हो कि यहाँ से मेरे पास डेटर से आराम से सफिशिएंटली पहले ही पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आराम से पेमेंट कर सकता हूँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है? ऐसा बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा डेटर में पैसा उलझ नहीं रहा, डेटर मेरे को पहले पैसा दे रहा है, और मतलब जो भी मेरे को लायबिलिटी की पेमेंट करनी, क्रेडिटर सप्लायर को देनी, क्रेडिटर को पेमेंट करनी, वहां से मैं आराम से क्रेडिट दे रहा हूँ। तो ये सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मेरे को क्रेडिट क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। वही बात बता रखी है बेटा, यहाँ पर दोनों पैरा में यही बता रखा है। ऊपर वाले पैरा में यही बता रखा है कि क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल कब होगी सर? नेगेटिव का मतलब कहता है जब करंट लायबिलिटी क्या हो जाए, मोर देन हो जाए करंट एसेट से। और नीचे क्या, वो सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बताया वो एग्जांपल दे रखा है। ठीक है जी सर, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, सेम एडिक्टो जो मैंने बताया। तो चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये क्या बताता है, ये बताता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल होता है जिसमें ओनली एंड ओनली करंट एसेट आता है। नेट का मतलब होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बस में यही नहीं जी सर। एग्जांपल दे रखा है, कह रखा है कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। रॉ मटेरियल के 200 रुपए लगते हैं एक पर यूनिट बता रखा, कॉस्ट पर यूनिट, और लेबर और ओवरहेड मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है फिनिश गुड्स की सर? 550। लेकिन उसको बनाने के लिए 200 की कॉस्ट आ रही है रॉ मटेरियल की, 100 रुपए लेबर की एंड 250 रुपए ओवरहेड की। जी सर, मैंने कहा रॉ मटेरियल, इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक रख लेते हैं, नीचे कैलकुलेशन है। मैंने कहा चलो हम खुद सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप भी सोल्व करोगे मेरे साथ, मैं भी करूंगा आपके साथ। क्या रॉ मटेरियल हमारे पास कितने दिन तक रहता है हमारे पास स्टॉक में सर? 6 महीने तक। मतलब 6 महीने के बाद उसको क्या करते हैं हम? सिंपल शब्दों में भाई साहब ऐसा होता है ना, ये देखो यहाँ आया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से कहाँ गया? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से क्या हुआ? फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स से क्या हुआ सर? सेल हो गया। तो यहाँ कितने पीरियड तक रहा, यहाँ कितने पीरियड तक रहा एवरेज, यहाँ कितने पीरियड तक रहा एवरेज, वो बता रखा है। क्या रखा है? एवरेज रॉ मटेरियल कितने दिन तक रहा सर? 6 हफ्ते तक। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है जो हमारे स्टॉक में कितने दिन रखा सर? 2 हफ्ते तक। इसमें कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ना एक बार। मैंने क्या रखा है इसमें, लिखा है एज्यूम 50% कंप्लीट। जो वर्क इन प्रोग्रेस में है ना, वो मतलब 50% तो कंप्लीट हो गया और 50% अभी पेंडिंग है, बट उससे ज्यादा कह रखा 50% कंप्लीट विद फुल मटेरियल कंजम्पशन। चलो सर बताएंगे इसके बारे में, बताएंगे, अभी इसको होल्ड करते हैं, अब बाद में बताएंगे। आगे चलते हैं। कहता है फिनिश गुड्स कितने दिन रहता है सर? 4 हफ्ते के लिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर, मतलब क्रेडिटर कितने दिन का पीरियड हमें दे रहे हैं सर? 4 हफ्ते का। और क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर को कितना हम अलाउ कर रहे हैं सर? 6 हफ्ते का। और कैश एट बैंक कितना है सर? 75,000 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में सेल कर रहे हैं हम? 800 रुपए पर यूनिट में सेल कर रहे हैं। आउटपुट पर एनम सर 52,000 यूनिट एक साल में बना रहे हैं। और कहता है एज्यूम 52 वीक्स इन अ ईयर एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। कह रहा है जितनी भी सेल करो क्रेडिट बेस पे कर रहे हो, और एक साल में 52 हफ्ते मानकर आप इस क्वेश्चन को कीजिए। तो चलो बेटा, तो यहाँ से मैं अपनी करंट एसेट निकालता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी करंट एसेट निकालता हूँ। तो करंट एसेट निकालने के लिए पहले तो मैं इस पेन को, ठीक है, करंट एसेट निकालने के लिए मैं सबसे पहले स्टॉक का कैलकुलेशन करता हूँ कि स्टॉक कितने वैल्यू का मेरे पास रहता है। नंबर 1 सबसे पहले रॉ मटेरियल। मैंने कहा रॉ मटेरियल देखो भाई टोटल 52,000 यूनिट्स है पास में। हाँ, मैंने कहा एक यूनिट के लिए 200 रुपए का रॉ मटेरियल की जरूरत है। जी सर। मैंने कहा भाई साहब 52, एक साल में 52 हफ्ते बताए हुए हैं, 52 वीक्स है, और ये 52 वीक्स का डाटा दे रखा है। और रॉ मटेरियल मेरे पास कितने दिन तक रहता है सर? रॉ मटेरियल रहता है आपके पास एवरेज 6 वीक के लिए, 6 वीक के लिए। देखो ये रखा 6 वीक्स रहता है बेटा। चलो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 वीक के 6 से, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कितना स्टॉक रहता है हमारा? 52,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सर ये आ गया 12 लाख। मतलब 12 लाख आपका स्टॉक में है रॉ मटेरियल का। अब आ जाओ वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखते हैं, वही बात है, वर्क इन प्रोग्रेस में भी क्या है सर? 52,000 यूनिट्स है। डिवाइड कर देंगे सर 52 और मल्टीप्लाई कर देंगे सर ये कितने दिन तक रहता है हमारे पास सर? वर्क इन प्रोग्रेस रहता है हमारे पास 2, ठीक है, दैट इज 2 वीक। मल्टीप्लाई कर देंगे 2। अब ध्यान सुनो दोस्त, अब वो क्या कहता है, दोबारा पढ़ाओ। कहता है एज्यूम 50% कंप्लीट हो रखा है विद फुल मटेरियल कंजम्पशन। भाई सब यहाँ जाओ, ये क्या कहता है? कहता है आपके पास क्या है? हमने कहा वैसे हमारे पास ये चीजें। कहता है जब हम फिनिश गुड्स बना रहे थे तो कहता है वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें हैं। कुछ रॉ मटेरियल का हिस्सा है, कुछ ओवरहेड का हिस्सा है, और कुछ लेबर का हिस्सा है। आया ना? यस सर। इसने बोला हुआ है दोस्त, इसने बोला हुआ है कि भाई मेरे जो रॉ मटेरियल है ना वो अपने 100% यूज कर लिया, दैट इज 200 रुपए का ही यूज कर लिया।
ये कहता है 100% यूज है, फुल यूज है, अब रॉ मटेरियल नहीं ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। और कहता है बाकी चीजें 50-50% यूज है, दैट इज लेबर अभी हमने 50% यूज किया, दैट इज 50% मतलब 50 रुपया, और ओवरहेड 250 का 50% कितना हुआ, दैट इज 125 रुपया। बात समझ आई नहीं आई? मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फुल्ली यूज कर लिया हमने, मतलब 200 रुपए का रॉ मटेरियल यूज कर लिया, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड को अभी 50% यूज किया, 50% और यूज करेंगे, तब जाके वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में तब्दील होगा। जी सर। तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 200 का, इन दोनों को अलग कर देते हैं, 175, ठीक है। तो मैं अलग अलग से करके दिखा दूं इसको, वैसे आप साथ भी कर सकते हो, मैं अलग अलग कर देता हूँ। जी सर, अलग अलग कर दो। तो रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा सर, रॉ मटेरियल के लिए हमारा 200 पूरा का पूरा, और सर ओवरहेड एंड क्या था, लेबर। आप इनको अलग अलग भी दिखा सकते हो, ओवरहेड का अलग, लेबर का अलग, ठीक है। मैं इनको दोनों को साथ दिखा रहा हूँ, लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो कितना आ जाएगा, 175 है ना, 175 ही था ना, 125 एंड 50, यस सर। डिवाइड कर देंगे 52 वीक के लिए, और हमें निकालना कितने का है सर, 2 वीक का। तो ऊपर वाला और नीचे वाले से निकालो बेटा, कितना आ रहा है, 52,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 52, दैट इज ये आ गया 4 लाख, और ये आ गया बेटा 52,000 मल्टी 175 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया बेटा 3,50,000। अब आ जाओ फिनिश गुड्स के ऊपर। फिनिश गुड्स कितना है भाई, 52,000 डिवाइड बाई 52, और कितने हफ्ते के लिए रहता है, चलो चेक करते हैं। कहता है जो फिनिश गुड्स जो भी रहता है हमारे पास, फिनिश गुड्स रहता है 4 हफ्ते के लिए। कितने हफ्ते के लिए सर, 4 हफ्ते के लिए। और फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है सर, वो अभी अभी देखी थी हमने सर, 550 रुपया। कितना, 550 रुपया। तो आ जाओ बेटा 550 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया 52,000 मल्टीप्लाई बाय 550 टोटल कॉस्ट हो गई, उसको हमें 4 महीने की निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 52, दैट इज ये आ गया बेटा 22 लाख। कितना आ गया, 22 लाख। तो इनको सबको ऐड कर दो दोस्त, टोटल कितना आ जाएगा, 22 लाख, 3,50,000, 4 लाख और 12 लाख, तो ये आ गया बेटा 41,50,000। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे सर, डेटर को ऐड कर देंगे। डेटर का क्रेडिट पीरियड में ही सेल किया है, दैट इज 52,000 यूनिट को हमने क्रेडिट में सेल किया है। 52 मल्टीप्लाई बाय कितने हफ्ते तक हम इसको रखते हैं, पहले वीक देखो कितने वीक, दोनों चीजें देख रहे थे साथ साथ। कहता है कि हम सर जो भी डेटर को अलाउ करते हैं 6 महीने का, सॉरी 6 हफ्ते का टाइम अलाउ करते हैं, और सेलिंग प्राइस कितना इनका 800 रुपए से बेचते हैं। तो टोटल डेटर कैसे निकलेंगे सर, टोटल डेटर निकले जितनी यूनिट सेल की है और किस रेट पर सेल किए हैं, डिवाइड बाय 52, दैट इज एक हफ्ते का आ गया। और कितने हफ्ते के लिए हम इसको क्रेडिट पे रखते हैं सर, 6 हफ्ते के लिए रखते हैं क्रेडिट पर। तो क्या आएगा, 52,000 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 52, दैट इज 48 लाख। 48 लाख। उसमें प्लस कर देंगे कैश इन हैंड था या बैंक था, कैश इन हैंड ऑब्लिक बैंक, जो भी था हम देख लेते हैं। कुछ था ऐसा सर, कैश एट बैंक है 75,000 रुपए। कितना है, 75,000 रुपए। कितना है, 75,000 बेटा। 75,000 को ऐड करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 75,000 प्लस 41,50,000, दैट इज 90,25,000। उसमें से माइनस से ऐड देंगे, टोटल सी होगी ना आपके पास, टोटल करंट एसेट्स, उसमें से माइनस से ऐड देंगे सर करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के नाम पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। सर क्रेडिटर्स कैसे निकलेंगे, मैंने कहा देखो दोस्त 52,000 यूनिट्स खरीद रहे हो, ठीक है, हाँ। तो सप्लायर से क्या खरीदते हो आप, ओवरहेड वगैरह थोड़ा खरीदते हो, ओवरहेड तो हम फैक्ट्री में लगा रहे हैं सर, लेबर भी हमारी फैक्ट्री है, तो हम क्या कर रहे हैं, सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट है 200 डिवाइड बाय 50, तो मल्टीप्लाई बाय कितने हफ्ते तक रहते हैं भाई साहब, ये क्रेडिटर ने कितना टाइम अलाउ किया हमें सर, क्रेडिटर ने अलाउ किया है हमें, क्रेडिटर अलाउ मतलब सप्लायर ने अलाउ किया हमें 4 हफ्ते, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 4 वीक से। तो कितना आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 52, तो ये आ गया बेटा 8 लाख। कितना आ गया, 8 लाख। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल ये आ जाएगी बेटा 90,25,000 माइनस 8 लाख, दैट इज 82,25,000। 82,25,000 चेक करते हैं। यस सर, ये भी 12 आ गया था हमारा, 4 भी आ गया था, 3.5 भी आ गया था। जी सर आगे चलते हैं। 75,000 भी ऐड कर लिया था, अरे अच्छा इससे ऊपर भी है, हाँ सर। फिनिश गुड्स भी 22 लाख आ गया था हमारे, 480 भी आया था सर हमारा, और हाँ सर ये भी आ गया था, ये भी आ गया था, तो 82,25,000 बिल्कुल सर, ये हमारा आंसर आ गया है, हमने अभी निकाला है ये क्वेश्चन। जी बेटा, तो चलो सर ये क्या है, कहता है
द मिथ ऑफ एडिक्वेट करंट एसेट्स, कहता है क्या एक कुछ हमारे यहाँ मिथ वगैरह चलती हैं, सिंपल शब्दों में भाई ये क्या कहता है। पहली बात तो ये कहता है, समझो पहली बात, कहता है ट्रेडिशनल टाइम में हम ट्राई करते थे ज्यादा से ज्यादा कैश को रखें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बनाए रखें, लेकिन बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल आपको करना क्या चाहिए, कहता है जितनी आपकी टर्नओवर रहती है ना, उसको उसको बेस मान के कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज आपको वर्किंग कैपिटल के लिए रखना चाहिए, वर्किंग कैपिटल लो या करंट एसेट्स के लिए, ठीक है, करंट एसेट्स के लिए रखना चाहिए। ऊपर ये कहता है, नीचे भी करंट एसेट कहता है कि करंट मतलब टर्नओवर का कुछ प्रोपोर्शनेट हिस्सा, कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज आप करंट एसेट्स के लिए रखिए। अगर टर्नओवर ज्यादा हो रही है, दैट इज लाइक 10%, तो आपकी जितनी भी टर्नओवर है उसका 10% आप क्या करने वाले हो, सीए में रखने वाले हो, करंट एसेट में रखने वाले हो। टर्नओवर कम हो जाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका 10% ही आप रखने वाले हो। दैट इज यहाँ पे 10 करोड़ थी, 10 करोड़ का 10% 1 करोड़, और यहाँ पे 8 करोड़ हो जाती है, तो 8 करोड़ का 10% दैट इज 80 लाख, ये बात कहता है। आगे कहता है कई बार हम इसको प्रोपोर्शनेट में नहीं रख पाते, प्रोपोर्शनेट में नहीं रख पाते, कहता है उससे क्या प्रभाव आते हैं। कई बार कहता है, देखो इन सिंपल में ना, कहता है आप ना डेटर को, आप डेटर को ज्यादा समय अलाउ करते हो, ज्यादा टाइम पीरियड अलाउ करते हो, मतलब आमतौर पर 3 महीने या 6 महीने होता है, लेकिन आप 2 साल 5 साल दे रहे हो। भाई साहब देखो, पहली बात तो आपको को कलेक्शन में इशू आने वाला है, कलेक्शन में इशू आने वाला है। दूसरा, आपको बैड डेट हो सकता है, पैसा डूब सकता है। बस में आए कहता है कई बार आप क्या करते हो, कई बार आप क्या करते हो, अपना स्टॉक, अपने स्टॉक में बिना बात में ऑप्टिमम स्टॉक नहीं रखते, ऑप्टिमम लेवल नहीं रखते। अभी आप सीखने वाले हो ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, अभी सीखने वाले हो। कहता है कि आप कम या ज्यादा रखते हो, सिंपल से ज्यादा आप स्टॉक में पैसा लगा देते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फंड यहाँ पर लगा देते हो। मैंने कहा भाई साहब मेरा स्टॉक में बिना बात का पैसा उलझ गया, अब आपको स्टॉक को क्या करना पड़ेगा सर, आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, दैट इज कैरी करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक जगह स्टोर स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट आएगी, सिंपल शब्दों में। तो आपने जो भी स्टॉक रखा लिया, उस स्टॉक को आप एक जगह पे रखने वाले हो, किसी ना किसी गोडाउन में रखने वाले हो, उस गोडाउन का रेंट देने वाले हो। बस नहीं जी सर, तो वह बिना बात की कॉस्ट आ गई आपकी। दूसरा, मैंने कहा भाई साहब 1 करोड़ रुपए आपने यहाँ फंसा दिए, जो आपको फंसाने नहीं चाहिए थे, तो आप क्या इस पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट को नहीं बियर कर रहे। हाँ, अगर ये आपके 1 करोड़ आप यहाँ नहीं फंसाते, तो आप इसको कहीं ना कहीं एफडी करवाते या बैंक में जमा कराते या फिर कहीं को इन्वेस्ट कर देते, वहां से कुछ ना कुछ पैसा आता है जी सर। तो ये सारी सारी चीजें कहता है कि भाई साहब ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं, तो आप अगर पढ़ोगे तो भी आपका भी हो जाएगा। वैसे मैं एक बार रीडिंग दिलवा देता हूँ, क्या कहता है ये, कहता है ट्रेडिशनली इट हैज बीन बिलीव दैट हाई CA brings more liquidity, but a CA should be in, कैसे होना चाहिए, in the proportion to the, that is if the turnover is high CA should be high, ठीक है, but if the turnover is low the CA should be low। टर्नओवर लो है तो CA भी कम ही हो जाएगा, मतलब एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस भी बात कर रहे हैं। if the level of CA is disproportionate to the turnover, टर्नओवर से के साथ प्रोपोर्शनेटली नहीं है, तो it would have the following implication, क्या क्या implication आ जाएंगे। नंबर 1, कहता है द इंक्रीज एज ऑफ सीए, कहता है इंक्रीज एज ऑफ सीए, डेटर की बात कर रखा है, मींस द लो चांसेस ऑफ देयर कन्वर्जन इनटू द कैश, कलेक्शन में दिक्कत आ सकता है। यूज कॉस्ट ऑफ दीज सीएस व्हिच इंक्लूड्स, ये अब स्टॉक की बात कर रहे हैं कि अमाउंट स्पेंड ऑन द रॉ मटेरियल, बहुत ज्यादा आपने पैसा रॉ मटेरियल में लगा दिया, दैट इज फंड को ब्लॉक कर दिया। अब कॉस्ट आएगी उसकी, किसको, उसको स्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए लाइक आप उसको उसका इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे हो, उसकी साफ सफाई करवा रहे हो। आगे कहता है, क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट कॉस्ट जारी है, जो आपका फंड ब्लॉक है। कहता है कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ द स्टॉक होल्डिंग देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो स्टॉक खराब भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्सोलेंस का मतलब खराब होना। कहता है चांसेस ऑफ बैड डेट, भाई साहब बैड डेट तो होगा ही होगा, ठीक है, आप लंबे समय के लिए क्रेडिट पीरियड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। आई क्या कहता है, कहता है डज द बैलेंस शीट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ सी, क्या करंट एसेट्स की ट्रू पिक्चर देता है, करंट एसेट्स की ट्रू पिक्चर देता है सर, कौन, बैलेंस शीट। मेरी बात को एक बार ध्यान सुनो बेटा। हाँ जी सर, बताइए, ध्यान से बताइए, एक बार मैं पहले पानी पी लिया तो फिर बताता हूँ। आए जी सर।
तो क्या कहता है कहता है टू पिक्चर, कहता है बैलेंस शीट जो होती है ना, लो ये बैलेंस शीट है सर, और यहाँ पे सीए करंट एसेट्स और यहाँ पे फिक्स एसेट्स। कहता है क्या ये ट्रू पिक्चर देता है, क्या ये करेक्ट पिक्चर देता है, क्या ये सब कुछ बढ़िया देता है? भाई देखो, पहली बात तो कुछ ऐसी है, अभी आप लोगों ने कुछ किया है, फिर क्या किया है, हाँ सर हमने क्या किया है, आप लोगों ने अभी किया है जस्ट कि आप लोग जो भी वर्किंग कैपिटल निकालते हो, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट करके आए, तो हमें क्या चाहिए होता है, जो भी हमें स्टॉक चाहिए होता है, हमें करंट एसेट चाहिए होता है, वो हमें एवरेज चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल को डूरिंग द ईयर मेंटेन करके चलते हैं, डूरिंग द ईयर मेंटेन करके चलते हैं, क्या करते हैं बेटा, डूरिंग द ईयर मेंटेन करके चलते हैं, ऐसा नहीं है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, लेकिन जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब आमतौर पर ये 31 मार्च को ही बनाई जाती है, ठीक है, अगर आप क्वार्टरली बना रहे हो तो एक क्वार्टर को बनाई जाती है, किसी स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए सर, वर्किंग कैपिटल तो ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन होनी चाहिए ना। कहता है भाई साहब ये बैलेंस शीट हमारे काम की नहीं है, बैलेंस शीट हमें काम की नहीं है, हमें ड्यूरिंग द ईयर का चाहिए, हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं चाहिए, मतलब हमें एवरेज चाहिए, वो एवरेज हो सकता है मंथली, वो हो सकता है क्वार्टरली, वो हो सकता है वीकली, वो हो सकता है डेली बेसिस पर। कहता है वैसा इस तरह से हमें चाहिए होता है, आमतौर पर हमें क्या कहते हैं, ये हम बैलेंस शीट का डाटा पे हम डिलाई नहीं कर पाएंगे, क्यों, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। मैंने कहा दोस्त ये आज मान लो हमने 2 बजे भी बनाया ना, 2 PM पे बनाई बैलेंस शीट, भाई साहब 2:01 पर, 2:01 पर भी क्या पता ये ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर ना दिखा रहा हो, सर ऐसा कैसे, उसी बीच मैंने माल सेल कर दिया, डेटर से पैसा आया, क्रेडिटर को पेमेंट दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया, कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए कहता है नहीं भाई साहब हम इतना रिलाई नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, और वैसे में आपको देना चाहिए मेरे को ये वाली चीजें, ठीक है जी सर। और एक चीज और करता है, ये हमारे यहाँ पर बताता है, ये हमारे सीजनल नॉन सीजनल बिजनेस की बात करता है कि जब हमारा सीजनल बिजनेस आता है, जब हमें ज्यादा से ज्यादा सीए की या फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमारा बिजनेस नॉन सीजनल बेसिस पर रहता है, मतलब सीजन नहीं है हमारा, ऑफ सीजन है अभी हमारा, तो ऑफ सीजन पे हम जो हमें ज्यादा क्या नाम है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये हमारे बारे में ये हमें बताता है सर, क्या बताता है बेटा, ये बताता है कि आपको कोई रिटर्न वगैरह हो जाती है, ठीक है, कोई माल कस्टमर वापस दे जाता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा सारा सीए सब कुछ ठीक ठाक है, ओके आके है, ठीक है। चलो सर एक और वैसे रीडिंग ले लेते हैं, सिंपल रीडिंग ले लेते हैं। कहता है नंबर 1, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द सीए ऑन अ डे, बट इट डज नॉट टेल अबाउट द सीए पोजीशन, दैट इज करंट एसेट्स पोजीशन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल की नहीं बताता, थ्रू आउट द ईयर कितना रहा, ये हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बताता है। फॉर दिस इट इज एडवाइजेबल टू टेक द एवरेज वीकली मंथली एंड क्वार्टरली पोजीशन, इसी यही हमें रिक्वायर्ड है, इसके लिए सर सीए के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। कहता है द सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट in to be noted in that some business may have a peak and non peak season, ये peak and non peak season मतलब क्या होता है बेटा, कभी भाई साहब बिजनेस ऊपर होता है, चांद सितारों में होता है, और कभी बिजनेस जमीन पर आ जाता है, तो वो बात करता है। कहता है कभी तो भाई साहब सेल भयंकर है और कभी सेल बिल्कुल गिर जाती है। एंड सीए रिक्वायरमेंट कैन बी डिफरेंट इन द ईच सीजन, कहता है भाई साहब सीए दैट इज वर्किंग कैपिटल अलग अलग होता है, सीए मतलब वीक में सॉरी पीक में ज्यादा चाहिए, नॉन पीक में कम चाहिए। आगे कहता है देयरफॉर इसलिए we find that high level of CA is nothing but a fiction, एक ही फैंटेसी है और कुछ भी नहीं है, एक फिक्शन है नॉर्मल शब्दों में। कहता है इट में, ठीक है, ये सब जो भ्रम है सिंपल शब्दों में भ्रम है भाई साहब, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट में इंक्लूड्स द आइटम विच आर रिजेक्टेड बाय अ कस्टमर, कहता है ये इंक्लूड भी करता है, लाइक सीए के अंदर वो भी होता है स्टॉक हमारा जो कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया है, स्पेयर्स भी होते हैं हमारी, पैकिंग आइटम्स भी होते हैं एटसेट्रा। द कंपनी शुड बी रिड ऑफ दीज, मतलब छुटकारा पाना, ऑफ दीज सीए एज अर्ली एज पॉसिबल। भाई साहब ऐसे कहते हैं कि ये भाई साहब हम सीए पे इतना टोटली विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सीए के अंदर सारी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, सीए के अंदर वो माल भी है, रिटर्न हो गया है, पैकिंग चार्जेस वगैरह भी है, वो सारी सारी चीजें भी हैं जी सर। आगे कहता है वेरियस, कहता है वेरियस फॉर्म ऑफ कैश होल्डिंग, कहता है भाई साहब कैश आपके पास कैसे हो सकता है, तो देखो कैश हमारे पास पॉकेट में हो सकता है, दैट इज कैश इन हैंड। सर कैश हमारा बैंक में हो सकता है, लाइक कैश इन बैंक, और बैंक में हो सकता है तो सर हमारा सेविंग में भी हो सकता है, करंट अकाउंट में भी हो सकता है, बट ये हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस का होगा करंट अकाउंट में।
पूरा लिख लेता हूँ, कहीं सोचो कि सी करंट अकाउंट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आप एफडी के रूप में पैसा रख सकते हो। जी सर, मैंने कहा कि आप आजकल को पता होगा वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले सकते हो, सीसी लिमिट ले सकते हो। तो ये आपका सारा फॉर्म ऑफ कैश है जो आप ड्यूरिंग कब सर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इनका यूज कर सकते हो। वही बात बताता है कि कैश की फॉर्म कौन कौन सी है। कहता है कैश इन हैंड, सॉरी, कैश इज द मोस्ट लिक्विड सीए। कहता है कैश जो है सबसे लिक्विड सीए हमारे करंट एसेट्स है। इट कैन बी ईदर कैश इन हैंड और एट कैश एट बैंक, या तो आपके हाथ में हो सकता है पैसा, कैश आपके गले में पैसा है या फिर आपके बैंक खाते में पैसा है। कैश एट बैंक कैन बी इन अ करंट अकाउंट, कहता है ये करंट अकाउंट में ही होता है नॉर्मली। फ्रॉम वेयर द डे टू डे ट्रांजेक्शन हैपन, जहां से हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है वहीं से तो चेक काट देते हैं और वहीं से हमारा पैसा बैंक में पैसा आता है। एंड इट कैन बी अ फिक्स डिपॉजिट, जहां पे हम पैसा कमाते हैं। मतलब कहता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो सकता है, जहां पे आप एक फिक्स मतलब आपको एक फिक्स रेट दे दिया जाता है कि आपको इतना पैसा ब्याज के रूप में मिलेगा, 5% 7%। हालांकि आजकल इंडिया 4.5-5% ही चल रहा है एफडी का रेट। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट बाय स्पेसिफाइड रेट, ठीक है, वो स्पेसिफाइड रेट पे आप पैसा कमाओगे एफडी के ऊपर। आगे कहता है द अनअवेयर बैलेंस of any CC, that is cash credit limit or working capital loan facility granted by the bank are also be counted as a cash, and these are the most liquid current asset in case of a need। मतलब जब हमें नीड होगी तब हम यहाँ से पैसा ले सकते हैं और हमारे डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। कहता है एक बड़ा ही अच्छा एक सुंदर एग्जांपल है, वो आप खुद देखने वाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसका रेफरेंस दे दिया। आगे चलते हैं, इजी है, बिल्कुल इजी है। क्या रखा है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या कह रहा है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? चलो बेटा आज आपको सिखाते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया, सारी चीजें बताते हैं। सर देखो दोस्त, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट दैट इज मैनेजमेंट करना इन्वेंट्री की। ये कहता है भाई साहब देखो बात अच्छे से, आपके पास जो इन्वेंट्री है ना, चाहे वो रॉ मटेरियल की लगा लो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस की लगा लो, चाहे फिनिश गुड्स की लगा लो, ये आपके पास ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए। ठीक है, बात सुनिए जी सर, ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए। कहता है भाई साहब ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या होता है? लाइक सबसे पहले आराम आराम से चलते हैं। कहता है जो ये हमारा फिनिश गुड्स है, क्या है ये हमारा? ये फिनिश गुड्स है। क्या है ये हमारा? फिनिश गुड्स है। कहता है भाई साहब देखो बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, मैं कहता हूं मेरे पास फिनिश गुड्स है ही नहीं। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मेरे पास फिनिश गुड्स है ही नहीं। कस्टमर आया, कस्टमर आया और बोला मुझे स्टॉक चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए। आपके पास फिनिश गुड्स है ही नहीं, आपके पास फिनिश गुड्स है ही नहीं। आपके खत्म हो गया, हमने ऑर्डर लगा रखा है, खैर खत्म हो गया, हमने ऑर्डर लगा रखा है। भाई सब दिक्कत वाली बात है, कस्टमर टूट जाएगा। कस्टमर आपके पास आया और आपके पास गुड्स नहीं था, हालांकि इसको स्टॉक आउट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक नहीं था जिसके कारण हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ गई। मतलब अगर मेरे पास स्टॉक होता तो मैं लगभग 400 रुपए कमा लेता, लेकिन नहीं है तो मेरे 400 रुपए मैं नहीं कमा पाया। तो ये नहीं कमा पाए ना, वो भी आपकी कॉस्ट है। ठीक है, पैसा ना कमा का पाना भी आपकी कॉस्ट है। जी सर, नहीं था तो सिंपल शब्दों में क्या हुआ बेटा, आपके पास हर टाइम इस फिनिश गुड्स का कुछ पार्ट होना चाहिए। आपके पास हर टाइम फिनिश गुड्स का पार्ट होना चाहिए। लाइक आपको लगता है, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक आपको लगता है आपका ऑर्डर आएगा, आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा तो फिनिश गुड्स बनेगा या फिनिश गुड्स ही आएगा? मैं दोनों के ट्रेडर का एग्जांपल ले रहा हूं, मैन्युफैक्चरर का भी एग्जांपल ले रहा हूं। मैं रहा हूं आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर आपके पास आएगा, आपको लगता है कि ऑर्डर मेरा जो है 10 डेज में आता है। कितने दिन में आता है? 10 डेज में ऑर्डर आता है, बात है ना, 10 डेज में ऑर्डर आता है। और पर डे की आपकी एस्टिमेशन सेल है 100 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? 100 यूनिट्स। तो मैंने कहा आपके पास 1000 यूनिट्स होना, तब आप ऑर्डर लगा देना। कहीं आप सोचो 0 यूनिट हो जाए तब ऑर्डर लगाओ, 0 यूनिट होने के बाद ऑर्डर लगाओगे तो 10 दिन में ऑर्डर आएगा, और 10 दिन में ऑर्डर आएगा तो भाई साहब कस्टमर आते रहेंगे और कहेंगे भाई साहब आपको सामान, कहोगे बाबूजी है नहीं, हमने तो ऑर्डर लगा रखा। कस्टमर टूट जाएंगे, और जब वो कस्टमर आते हैं और आपसे स्टॉक मांगते हैं और आपका स्टॉक नहीं होता तो हमारी एक कॉस्ट आती है जिसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट।
मतलब अगर कस्टमर आता और हम उसको बेच देते तो बेचने से हमें मुनाफा हो जाता 400 रुपए का, जो अब नहीं हुआ तो अब वो हमारी कॉस्ट हो गई है। बात समझ आई है? ओके सर। तो ये कहता है कि कुछ ना कुछ मटेरियल को आप मेंटेन करके रखिए ताकि कोई आ जाए तो आप उसको आराम से सेल कर पाओ। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बात और कहती है। सर क्या कहती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? एक बात और कहता है कि दोस्त देखो, आप अपने स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करो, आप अपने स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करके रखो। अच्छे से मेंटेन करके रखें, सर समझ नहीं आया? बोला गया कि आप ज्यादा स्टॉक मत रखो। देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, कहता है अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा, स्टॉक एक्सेस होगा, एक्सेस की बात करता है भाई जी, एक्सेस होगा तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा और आपकी स्टोरेज या फिर कैरिंग कॉस्ट आने वाली है। हाँ तो बोला आप ज्यादा मत करो, अदरवाइज स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट आएगी। अगर आप स्टॉक को अननेसेसरी होल्ड करते हो तो कहता है भाई साहब सुनो, बिना बात का आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा, फंड ब्लॉक हो जाएगा, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा और आप को इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे आएगी? मैं कहूँ अगर वो पैसा ब्लॉक नहीं होता तो मैं उसको बैंक में जमा कराता या कहीं उसको इन्वेस्ट कर देता, वहां से मैं पैसे कमा लेता। आगे कहता है भाई साहब सुनो, बात कुछ ऐसी है, एक ऑर्डर कॉस्ट की बात करता है, कहता है आप इस तरह से ऑर्डर करो ताकि आपकी ऑर्डर कॉस्ट कम से कम आए। सर ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है? भाई साहब सुनो मेरी बात सुनो, मेरा सप्लायर बैठा हुआ है, मेरा सप्लायर, ये रहा सप्लायर भाई, और ये हम, ये हम मैंने कहा भाई साहब भेजना तो माल, सप्लायर माल भेजेगा, मैंने को ऑर्डर लगाया, इसको मैंने ऑर्डर लगाया, इसको फोन किया, टुनु टुनु फोन लगाया, बोला हेलो कौन? मैं कहा मैं रविंद्र बिस्ला, माल भेज दे। तो ये माल आएगा बेटा, माल आएगा। कहता भाई साहब आप ऑर्डर दोगे ना तो ये कहेगा भाई साहब आपको इतना माल आएगा, ऑर्डर कॉस्ट। याद करो आप ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो तो ऑर्डर कॉस्ट आता है ना? हाँ सर कॉस्ट आती है, तो कहता है पर ऑर्डर कॉस्ट होती है। तो आप इस तरह से ऑर्डर करो कि आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट, मतलब ऑर्डर कॉस्ट आपकी कम आए, आपकी ऑर्डर कॉस्ट कम से कम आए। जी सर। आगे सर, ओके सर, मैंने कहा देखो भाई अभी तक आप बार बार देख रहे हो ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल, इसको एक बहुत बोलते हैं ई ओ क्या हो, कहता है ऑप्टिमम, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कहता है कि हम कितना ऑर्डर दें कि वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर बन जाए, जिससे हमें फायदा हो नुकसान ना हो। देखो बेटा इसको समझना एक बार, ये होता क्या है। पहली बात तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्या कहते हैं, सिंपल शब्दों में मैं कहता हूं मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, मेरे को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एनुअली 10,000 यूनिट्स की। कितनी यूनिट्स की बेटा? 10,000 यूनिट्स की मेरे को हर साल रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी सर, मैंने कहा हर साल रिक्वायरमेंट है और मेरी होल्डिंग कॉस्ट आती है, होल्डिंग कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। जो मेरी कैरिंग कॉस्ट आती है वो आती है मान लो 10%, 10% पर यूनिट, 10% पर यूनिट का, 10% ऑफ पर यूनिट। जी सर। आगे मैं कहता हूं कि मेरी ऑर्डर कॉस्ट आती है, ऑर्डर कॉस्ट आती है ₹100 पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर लगाता हूं, जैसे मैं कहता हूं भाई साहब माल दे जाओ तो मुझसे ₹100 लेता है एक ऑर्डर की। ठीक है, वैसे 1,000 सर 100 कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा कर लो ना, लो भाई साहब तो 1,000 ले लो, बात खत्म। ठीक है सर, 1,000 अब अच्छा लग रहा है सर ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, मैं कहूँ रॉ मटेरियल पर यूनिट ₹100, ₹100, ठीक है, ₹100। बेटा ये पर ऑर्डर है, पर यूनिट नहीं होता, पर ऑर्डर है। ठीक है, मैंने कहा एक्सेप्ट अबव टू, एक्सेप्ट अबव, मतलब जो ऊपर दो लिखे हुए हैं ना ये इसमें इंक्लूड नहीं है, पर यूनिट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मैंने कहा एनुअल रिक्वायरमेंट भी दे दिया, सारी सारी चीजें दे दी। अब मुझसे ये पूछता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कहता है कि मैं कितने ऑर्डर में मंगाऊं और एक टाइम में कितने का ऑर्डर दूं कि मेरे को फायदा हो नुकसान ना हो, सबसे ज्यादा ऑप्टिमम लेवल ऑफ फायदा हो नुकसान ना हो। उससे कम ऑर्डर करूं तो भी नुकसान, उससे ज्यादा ऑर्डर करूं तो भी नुकसान। ये वो बात करता है। सर देखो मैं आपको बताता हूं, एक ई ओ क्यू का एक फॉर्मूला होता है। सर क्या फॉर्मूला होता है? कहता है अंडर द रूट ए ओ सी, ठीक है, क्या कहता है? 2 ऑफ ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी, उसको फुल पूरे को अंडर रूट में ले लेना। सर ये क्या है? देखो बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट को हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है जी सर। ओ सर, ओ फॉर ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट ओ, और सर सी फॉर कैरिंग कॉस्ट, दैट इज सी। बात समझ आई? जी सर। मैंने कहा सर एनुअल रिक्वायरमेंट आपको कितनी है? देखो सर हमें एनुअल रिक्वायरमेंट है, हमें एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट है सर हमें 10,000 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? सर 10,000 यूनिट्स।
और क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है सर, 10,000 यूनिट्स हमारी एनुअल। चलो मैं एक बार आपको दूं ये करने के लिए, मैं एक बार आपको आपको देता हूं मैं, ठीक है, 1 मिनट आपको देता हूं, मैं देखता हूं कहीं आपको ये डिवाइड डिवाइड वगैरह करनी आती है नहीं आती। चलो मैं 1 मिनट आपको देता हूं, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ बता दिया, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, देखा हूं आप लोग में से कितने बच्चे कर पाएंगे। भाई प्लीज आराम से करो, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, ठीक है जी सर, करते हैं, हम करते हैं, आप लोग करो, देखता हूं कौन कौन बच्चा कर पाएगा। हो गया जी सर, हो ही गया, 1 मिनट तो आपने ज्यादा दे दिया था। चलो भाई, वैसे मैंने लिख दिया था सारा सारा पूरा फॉर्मूला, तो मैंने लिख ही दिया था लिख दिया था नहीं लिख दिया, हाँ सर, मतलब 10,000 सिंपल शब्दों में करना था, 10,000 ए, मतलब 2 ऑफ ए, और सर किसको मल्टीप्लाई करना है, ओ कहाँ पे है, 1,000, डिवाइड किससे करना है सर, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है सर, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है 10% पर यूनिट, तो 100 का 10, 100 का 10%, कितना आएगा, रहेगा 10। तो अब देखो बेटा, बस यही देखना था मेरे को, आप परसेंटेज इसको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो भाई अंडर द रूट, तो मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, तो ये तो आ गया बेटा ऊपर, तो बहुत ज्यादा ही आ गया मेरे ख्याल से, दैट इज 2 4 6 7, दैट इज 2 करोड़ आ रहा है ऊपर तो, और नीचे कितना आ रहा है 10, तो 2 करोड़ को डिवाइड कर दो 10 से, उसको अंडर रूट लगा दो, तो ये आया बेटा हमारा, ये आया है 1414 यूनिट। ये कहता है ये इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर है, कहता है इतने का ऑर्डर दो आप वन टाइम में कितना ऑर्डर दो, इतने यूनिट्स का ऑर्डर दो, ये कहता है, ठीक है, मतलब अगर आप इससे कम में जाते हो तो भी आपको नुकसान है, और इससे ज्यादा में जाते हो तो भी आपको नुकसान है। चलो सर चेक करें एक बार, हाँ चलो चेक करो, चलो सर चेक करते हैं, एक 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 यहाँ पे हम क्या नाम टेबल बनाते हैं, ये लो सर, ये लो, ये टेबल बनाते हैं और देखते हैं क्या आप सच बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे थे। ये हमने टेबल बना ली, इस टेबल में मैं कहता हूँ नंबर 1, सबसे पहले कितने 1414, मतलब सबसे कम 1414 में होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ 1414 यूनिट्स, एक में मैं कम ले लेता हूँ 1400 यूनिट, और एक में मैं ज्यादा ले लेता हूँ 1500 यूनिट का ऑर्डर कर रहा हूँ, ये ऑर्डर 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 कर रहा हूँ मैं, वन टाइम में ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पार्टिकुलर्स मैं आपको सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ, आपको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रूफ करवा रहा हूँ मैं कहता हूँ टोटल टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है रो मटेरियल की, रो मटेरियल की भाई साहब, रो मटेरियल की आ रही है हर एक में, मेरे को टोटल तो 10,000 ही चाहिए ना रो मटेरियल, और हर एक की कितनी है 100 रुपया, एक बार चेक करें, सही है ना, 10,000, मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट है, और एक की 100 रुपया है, तो हर एक में ये तो सबका सेम ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 100, दैट इज 1 लाख 10 लाख, तो यहाँ पे आएगी 10 लाख, यहाँ पर भी आएगा 10 लाख, यहाँ पर भी आएगा 10 लाख, ये सिर्फ मैं प्रूव करवा रहा हूँ, एक बार आपको समझा रहा हूँ कि हाँ ये होता है, ठीक है। आगे ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट में क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ रहे हैं सर, इसको आप ए बोल दो, इसको ए बोल देते हैं, ताकि हम अब बाद में लास्ट में प्लस करेंगे तो लिख देंगे ए को प्लस करो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर बी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे सर, देखो अगर हम 1400 ऑर्डर करते हैं, ध्यान सुनना, हमें चाहिए सर 10,000 यूनिट, और हम 1400 ऑर्डर करते हैं, तो हमें कितने ऑर्डर चाहिए, मतलब तो 10,000 यूनिट चाहिए हमें, ठीक है, और एक ऑर्डर में मैं 1400 यूनिट मंगा रहा हूँ, एक ऑर्डर में मैं 1400 यूनिट मंगा रहा हूँ, तो मैं कितने ऑर्डर दूंगा, 10,000 डिवाइड बाई एक ऑर्डर में 1400 यूनिट मंगा रहे हो, तो दैट इज ये कह रहा है कि आपको 7.14 ऑर्डर देने होंगे सर, हालांकि ऐसे ऑर्डर नहीं होता है, तो 7 आएंगे 8 आएंगे, एवरेज 7 होता है, तो मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ पॉइंट में, 7 ऑर्डर दूंगा, ठीक है, 7 ऑर्डर दूंगा और 8वें ऑर्डर में वो कंप्लीट मंगा लूंगा, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे सर 10,000 है डिवाइड बाई 1500, तो इसको कितने ऑर्डर दूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर 10,000 डिवाइड बाई 1500, दैट इज 6.67, यहाँ भी लगभग साथ ही आएंगे, तो आगे 10,000 डिवाइडेड बाय 1414 यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाय 1414 यूनिट, तो मैं ऑर्डर दूंगा, तो यहाँ पर आया है 7.07 ऑर्डर दोगे, ठीक है, हालांकि आप ऑर्डर को फुल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इतना है तो इसको 8 बोल देंगे, उसको 7 कर देंगे, और उसको भी 8 बोल देंगे, इस तरह से, ठीक है जी सर।
तो मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया जी सर, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया सर। तो मैंने कहा भाई साहब नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी, ऑर्डर कॉस्ट, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, ऑर्डर कॉस्ट मेरी 100 रुपया, कितनी है 100 रुपया, 100 रुपया 1000 रुपया है, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है सर, ऑर्डर कॉस्ट आपकी 1000 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ऊपर इसकी तो आ जाएगी सर 140, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ 66707070, ठीक है यस सर, ये ऑर्डर कॉस्ट आ गया। आगे नंबर सी, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरी किया ना, कैरिंग कॉस्ट आएगा यस सर। कैरिंग कॉस्ट मतलब कितनी यूनिट मैंने कैरी की, तो आप बताना बेटा मैं पर डे कितना यूनिट को कैरी कर रहा था। देखो सर हालांकि मैं बताता हूँ कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, कैरिंग कॉस्ट एवरेज लेना होता है, हर एक चीज एवरेज ही लेंगे ना, हाँ क्योंकि पर डे का तो आपको पता नहीं, तो हम करेंगे मिनिमम क्वांटिटी प्लस मैक्सिमम क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ये होती है एवरेज, एवरेज यूनिट मेरे पास इतनी रही और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, तो उसको मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है सर, कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ यूनिट, और 10 रुपये आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर मैंने कहा क्या नाम है सर, ये मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी कैसे, बेटा एक बार देखो मेरे को, आपको आप मेरे को बताना, आपके एग्जाम होते थे, हाँ सर हमारे एग्जाम होते थे मतलब 10th में 11th में 12th में, तो वहाँ पे दो टर्म होते थे, टर्म 1 एंड टर्म 2, याद है जी सर। शुरुआत में आपने 400 मार्क्स लिए, किसमें से सर 500 में से, बाद में आपने 425 मार्क्स लिए, कितने में से 500 में से, तो आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं सर, देखो हम ऐसा करते थे, अब हम कर देते थे सर इन दोनों को प्लस कर दो, 400 प्लस 425, ठीक है उसका एवरेज कर लो, और 500 500 का एवरेज तो 500 ही आएगा, 500 प्लस 500 डिवाइड बाय 2 ऐसे आएगा ना, हाँ तो एवरेज मार्क्स होते थे सर हमारे 400 प्लस 425 डिवाइड बाय 2, दैट इज 412.5 आउट ऑफ 500, ऐसे निकालते थे आपके एवरेज मार्क्स सर, ऐसे निकलते थे हमारे, बस नहीं जी सर, मतलब 500 में से ही करते तो एवरेज मार्क ऐसे निकलते, क्योंकि 50% वो इनका लेते थे 50% वो इनका लेते थे, ऐसे करते थे ना जी सर। यहां पर भी क्या कहता है कि एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज आपके पास कम से कम कितना स्टॉक होता है, मैंने कहा देखो भाई साहब कम से कम मेरे पास स्टॉक होता है 0, हाँ या ना, सारा बिक जाएगा तो 0, ठीक है। मैंने कहा मैं ऑर्डर लगाता हूं, मैं ऑर्डर लगाता हूं ना, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर लगाता हूं सर 1400, एक ऑर्डर में, पहले केस में एक ऑर्डर में मेरे पास 1400 क्वांटिटी आती है, तो मैक्सिमम मेरे पास हर समय मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1400 हो सकते हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा भाई साहब आज मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर मेरे पास आ गया, तो मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है 1400, मैंने कहा वो 0 हो जाएंगी, फिर अगेन ऑर्डर लगा दूंगा, फिर 1400 आ जाएंगी, फिर वो 0 हो जाएंगी, फिर ऑर्डर लगा दूंगा, तो मतलब एक समय में मेरे पास मैक्स टू मैक्स यूनिट कितनी हो सकती है 1400, दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैंने आज ऑर्डर लगाया, पहले पहला ऑर्डर मैंने कितना लगाया 1400 यूनिट, आपने देख लिया कि एक ऑर्डर में 1400 यूनिट ऑर्डर होगा, मैं 1400 यूनिट आ गई, तो ऐसा तो नहीं अगला ऑर्डर कल ही लगा दूंगा, नहीं सर ऐसा नहीं है, 1400 यूनिट खत्म हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, फिर ऑर्डर लगा दूंगा, फिर 1400 यूनिट आ जाएंगी, फिर खत्म हो जाएंगी, फिर ऑर्डर लगा दूंगा, फिर 1400 यूनिट आ जाएंगी, तो मैक्सिमम मेरे पास 1400 यूनिट हो सकती है और मिनिमम मेरे पास 0 यूनिट हो सकती है, तो मैक्सिमम ये मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1400, पहले वाले केस की बात करता हूं मैं, यहां लेता हूं 0 और मैक्सिमम 1400 डिवाइड बाय 2, तो मैं कह सकता हूं ऑन एंड एवरेज मेरे पास 700 यूनिट थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, दैट इज 7000 आ जाएगा बेटा, बस में यही नहीं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें हम आपको पता है क्या क्या कर सकते हो, 1/2 ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसा कैसे, मैंने कहा 1/2 ऑर्डर कितना लगाया था पहले वाले केस में, पहले वाले केस में कितना ऑर्डर लगाया 1400, तो इसको करना है 1/2 ऑफ 1400, तो आपको ऐसा भी दिखने को मिल सकता है 1/2 ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, बट ये कहां से आया, वो ये यहां से आया, ये ध्यान रखना, मिनिमम ऑर्डर प्लस मैक्सिमम ऑर्डर डिवाइड बाय 2, तो भाई मिनिमम ऑर्डर तो 0 रहना है, तो दैट इज 1/2 किसका कर दो, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का कर दो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जितनी आप ऑर्डर कर रहे हो, तो ये यहाँ से आया, बस में यही नहीं जी सर, मिनिमम 0 मैक्सिमम जितना आप ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली आप ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो 1/2 ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, जितना आप ऑर्डर कर रहे हो, जितना आप ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है जी सर। आगे कितना आपके पास स्टॉक में रहा सर, ये ना तो सर मिनिमम मैक्सिमम 1/2 ऑफ ऑर्डर, 1/2 ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना कर रहे हो 1500, दैट इज 750 मल्टीप्लाई बाय 10 7500, यहाँ पर कितना कर रहे हो 1/2 ऑफ 1414, तो कितना हुआ 1414, हाफ कितना हो जाएगा 1414 डिवाइड बाय 2, दैट इज 707 मल्टीप्लाई बाय 10 7070, चलो भाई अब देखते हैं मिनिमम कॉस्ट कहां पर आ रही है हमारी, सबसे कम कितनी कॉस्ट कितनी आ रही है, बेटा मेरे हिसाब से तो यहाँ से आनी चाहिए, वरना ये कंसेप्ट दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वरना ये कंसेप्ट झूठ बोल रहा है, चलो देखते हैं कंसेप्ट झूठ बोल रहा है क्या। सबसे पहले कहता है 10 लाख खरीदा, जो सब में खरीदा है, फिर 7140 रुपए लगे और फिर 7000 लगे,
तो ये आ गया हमारा लगभग 1014140। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 लाख प्लस 6670 प्लस 7500, तो ये हो गया बेटा 1014170। तो ये था 10,14,140, 10,14,170, तो इससे ज्यादा ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें आते हैं। 10 लाख प्लस 7070 प्लस 7070, तो यहाँ पे है बेटा 10,14,140 रुपया, 10,14,140 रुपया, 10,14,140, 10,14,140। सर इन दोनों में 140 कैसे आ गया? कोइंसिडेंटली आ गया बेटा। वैसे अगर मैं उनको करता ना तो बिल्कुल ठीक ठाक आता। ठीक है, ये वैसे आ गया। मतलब आप कोई भी सिचुएशन लगा लेना, इससे ज्यादा की आपकी मतलब इससे कम की कॉस्ट आपकी नहीं आने वाली, इससे कम की कॉस्ट आपकी नहीं आने वाली। मतलब हमारा इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अप डाउन कर लेंगे। लाइक आप 1400, आपका कितनी है 1400 यूनिट, भाई साहब ये लगभग 1440 के बराबर ही है, क्योंकि डेसिमल में ले रहे थे। अगर मैं इसको कम ज्यादा कर देता ना तो सब कुछ ठीक हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। मतलब सिंपल शब्दों में आप इसको 1400 को 1350 करो या कुछ और करो, सिंपल शब्दों में क्या रखा है भाई साहब, इससे कम की कॉस्ट आपकी कहीं भी नहीं आने वाली, इससे कम कॉस्ट आपकी कहीं भी नहीं आने वाली है। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पर तो सेम आ रहा है दोनों दोनों, लेकिन यहाँ पर हमने वो जो 7.7 समथिंग था ना, तो इसको ले रखा था, तो उसके कारण आ गया। ठीक है जी सर, तो मैंने क्या कहा, तो ये आपकी ऑप्टिमम क्वांटिटी होगी, मतलब यहाँ पर आपकी कॉस्ट सबसे कम से कम होने वाली है। तो चलो हमने जो भी चीजें देखी हैं वहां पर आ जाते हैं। ये आपकी मिनिमम कॉस्ट होने वाली है। ठीक है जी सर, मिनिमम ऑर्डर कॉस्ट। तो कहता है इन्वेंट्री, अब पढ़ते हैं। कहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या कहता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इज द सेकंड स्टेप ऑफ द इन्वेंट्री ऑपरेटिंग साइकिल वेयर इन कैश इज कन्वर्टेड इनटू द इन्वेंट्री। कैश को हम इन्वेंट्री में कन्वर्ट करते हैं कैसे बेटा, कैश आया इन्वेंट्री खरीद लो। इन्वेंट्री फॉलोइंग कंपोनेंट होते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। आगे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी must maintain a certain amount of inventory during the production where which is called work in progress। ठीक है, यार रॉ मटेरियल परचेजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, सेम जितना प्रोडक्शन करो उतना कर लो। ठीक है, फिनिश गुड्स कैन बी मेंटेन टू सेव द स्टॉक सेल्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। कहता है, मैंने बताया ना अभी बताया था, स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, कोई आपके पास फिनिश गुड्स है नहीं, मांगने वाले आ गए, मांगने वाले नहीं सर, कस्टमर आ गए, माल खरीदने वाले आ गए। ठीक है, माल खरीदने वाले आ गए, आपका स्टॉक नहीं था तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप ऑर्डर लगाओ और आपके पास आए, तब तक आप आराम से इजिली सेल कर पाओ। आगे कहता है बेनिफिट एंड द कॉस्ट। बेनिफिट एंड द कॉस्ट ये क्या होता है भाई साहब? देखो बेनिफिट एंड द कॉस्ट क्या होता है, वही इन्वेंट्री की बात करता है। कहता है भाई साहब बेनिफिट क्या क्या है कि आप क्या नाम ईओ क्या वो फॉलो करो, और आप अपना कम से कम फंड ब्लॉक करो। ठीक है, अदरवाइज फंड ज्यादा ब्लॉक करोगे तो आपको होल्डिंग कॉस्ट आएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट आएगी, आपका क्या नाम है इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो आप ऐसा करो ऑप्टिमम लेवल रखो ताकि आपकी वो कॉस्ट कम हो जाए। वही सारी बातें बता रखी है बेटा। चलो देखते हैं। कहता है कहता है देयर आर सेवरल प्रोज मतलब बेनिफिट एंड कॉन्स मतलब कॉस्ट of increase inventory। The pros are the benefit of the economic of the scale due to the higher production। जैसे हाई प्रोडक्शन करो या हाई प्रोडक्शन करो, कौन सा लो हाई प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, यस सर। हाई प्रोडक्शन करेंगे तो हाई लेवल में रॉ मटेरियल चाहिए, यस सर। तो हाई क्वांटिटी में आप रॉ मटेरियल चाहो तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, लेट्स से भाई मैं ज्यादा क्वांटिटी ले रहा हूँ, मेरे को आप डिस्काउंट दो। ज्यादा क्वांटिटी में आप मंगाओगे माल तो एक लोट में सारा सामान मंगा लोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बच जाएगी, वो बात करता है। Due to the purchase discount on the huge order, ठीक है etc. The cons are the capital tied up in the inventory, obsolescence मतलब ज्यादा पैसा उसमें उलझ जाना, माल का खराब हो जाना, स्टोरेज कॉस्ट का आना etc. ये बात कहता है कि हमारे भाई साहब ये क्या है, हमारी कॉस्ट है। ठीक है, लाइक कॉन्स है। कहता है इट फॉल्स on the finance manager to decide what level of the stock should be kept। कितना स्टॉक में रखना चाहिए हमारे पास। high inventory should only when its benefit is more than कहता है हाई इन्वेंट्री आप तभी रखना तब उसका बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो, अदरवाइज हाई इन्वेंट्री रखने के नुकसान बहुत ज्यादा है। क्या क्या नुकसान है सर? स्टोरेज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर हमारा फंड ब्लॉक हो रहा है उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सारी सारी चीजें ऑफ द इन्वेंट्री। दिस रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रोडक्शन सेल्स एंड द फाइनेंस मैनेजर। कहता है वैसा उन सबको ध्यान में रखते हुए करना। ठीक है, अगर आपकी सेल्स अच्छी है, बढ़िया है, और आप हाई क्वांटिटी में अगर आप एडिशन मतलब क्या रख रहे हो, स्टॉक रख रहे हो, तो आप देखना कि आपकी एडिशनल कॉस्ट मतलब बेनिफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो।
आई कहता है, चलो ये भी मैं छोटा सा आपको दिया है कि एक्सटेंट एंड द क्वांटम ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बिल्कुल छोटा सा है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, आप खुद देख लेना, सिंपल है। आई कहता है स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें मैंने करा दी हैं, अब आप पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और आगे चलना है। कहता है स्ट्रेटेजी फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिंपली मींस होल्डिंग ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द इन्वेंट्री एट द लोएस्ट कॉस्ट। अभी करके आए हैं, ये 1414 यूनिट आएगी हमारी। यस सर। ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, कौन कौन से। नंबर 1 सर कैरिंग कॉस्ट, नंबर 2 सर कौन सा सर, एक आएगी ऑर्डर कॉस्ट। यस ठीक है सर, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, ये आएंगे हमारी। आगे चलते हैं, कहता है इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द इन्वेंट्री, एग्जांपल रेंट वगैरह, स्पेस वगैरह, सैलरी पर्सन को दे रहे हैं, मैनेजरियल मैनेजिंग ऑफ द इन्वेंट्री कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है, मनी टाइड अप उसके अंदर रह रहा है, इंश्योरेंस की कॉस्ट लग रहा है हमारी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इन्वेंट्री, मतलब जितना आप इन्वेंट्री रखोगे तो उसके हिसाब से, इन्वेंट्री रखोगे तो रखने की कॉस्ट आएगी। आगे और दूसरा था सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैं कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरा सर स्टॉक आउट कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब पर ऑर्डर, मतलब जितना मंगाओगे तो ऑर्डर कॉस्ट लगेगा। स्टॉक आउट कॉस्ट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास माल नहीं है और हमारे पास कस्टमर है, हमारे पास माल नहीं है, हमने कहा पैसे माल नहीं है, और वो हमारा कस्टमर क्या कर रहा है, हमारा कुछ बेनिफिट जो हमें फायदा होने वाला फायदा चला गया, उसी को बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। कहता है कॉस्ट इनकर्ड, कहता है कॉस्ट incurred for ordering of raw material, it will increases if we make the high number of the order, जितने ज्यादा ऑर्डर उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितने कम ऑर्डर उतनी कम कॉस्ट। सिंपल है सर, हर ऑर्डर पे 100 रुपए बताए थे, चाहे सारे के सारे एक साथ मंगा लो, चाहे टुकड़ों में मंगा लो। आगे कहता है आगे क्या कहता है, कहता है अब ठीक है सर, अब आगे क्या कहता है, एक मिनट, ठीक है जी सर, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, कहता है कि cost incurred due to the item gone out of the stock and is needed immediate supply, कहता है वैसे सप्लाई कस्टमर आ गया, कहता है कि भाई साहब दे दो हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, तो ये वाली बात की, ये इस सिचुएशन की बात करता है। आगे कहता है हाउ द इन्वेंट्री कैन बी लोवर्ड, कहता है हाउ इन्वेंट्री कैन बी लोवर्ड, नहीं सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी लोवर्ड, मतलब कॉस्ट को कैसे आप लो कर सकते हो। कहता है it can be lowered by entering into the agreement for the raw material to make the market driven prices। कहता है कि आप रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट में आ जाओ कि आप लंबे समय तक हमारे इस फिक्स प्राइस पर आप हमें देने वाले हो। आई कह रखा अरेंजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल डायरेक्टली एट द मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, कहता है कि आप जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो ना, आप कहीं बाहर मत मंगाओ, फिर वहां से आप फिर अपनी फैक्ट्री में मंगाओगे तो कॉस्ट लगेगी, कहता है आप डायरेक्टली अपनी लोकेशन पर मंगा लो और अपनी लोकेशन से ही डायरेक्टली सेल कर दो, ठीक है, एक्स फैक्ट्री सेल कर दो, डायरेक्टली फैक्ट्री से आप सेल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो जाए। कहता है अवेलिंग द क्वांटिटी एंड ऑन द स्पॉट पेमेंट डिस्काउंट, कहता है कि आप ऐसा करो कि स्पॉट जो भी पेमेंट कर रहे हैं आप उनको डिस्काउंट वगैरह देने लग जाओ, और आप एबीसी एनालिसिस टेक्निक को फॉलो करो। भाई साहब एबीसी एनालिसिस टेक्निक क्या होती है, अगर आप चाहो तो मैं बताऊं एक बार इसको। यस सर बता दो, एबीसी को और बता दो सर, वैसे हमें वो याद है क्या, ईओ क्या हुआ, अब नीचे ईओ क्या हुआ रहा है। एबीसी टेक्निक क्या होती है दोस्त, एबीसी टेक्निक देखो आराम से देखना, मैंने कहा मेरे पास ये है यूनिट्स, यूनिट्स ए की यूनिट्स, बी की यूनिट्स और सी की यूनिट्स। मैंने कहा यहाँ पर है हमारे पास इसकी 10,000 यूनिट्स, इसकी 5,000 यूनिट्स और इसकी 1,000 यूनिट्स। आराम से सोच के बताओ आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे। सर ए ज्यादा बिक रही है, हम तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, क्योंकि एक बॉयस ऑफ एक तो सर 10,000 बिक रही है, लेकिन रुको अभी मैं आपके डिसीजन को चेंज करता हूँ। मैंने कहा पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपया, 100 रुपया और 10,000 रुपया, ठीक है, तो कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख, 5 लाख और 3, 1 2 3, दैट इज सर 1 करोड़ रुपया। कहाँ ध्यान दोगे, अरे सर आपने तो डिसीजन ही बदल दिया। सर यहाँ की कॉस्ट इतनी आ रही है तो सोचो यहाँ पे फायदा कितना होगा, ठीक है, तो ये कहता है एबीसी, आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ऊपर कह रहे थे नहीं सर हम तो इसको देखेंगे, नहीं, अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट लगी है, तो इस पे फोकस, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दो।
सेकंड प्रेफरेंस इसको दो, थर्ड प्रेफरेंस इसको दो। ये ना भी बिके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, यहाँ पर ज्यादा फोकस करो, यहाँ पर अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे, सेकंड प्रेफरेंस इसको देंगे, थर्ड प्रेफरेंस इसको देंगे। ये कहता है एबीसी, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब एबीसी एनालिसिस। आई कहता है, आई कहता है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सर क्या कहता है? कहता है मैनेजिंग द इन्वेंट्री लेवल। कहता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, अभी भी पढ़ के आए। EOQ model tell us the quantity to be ordered to minimize the cost. Yes sir, minimize the cost. According to this model, three parameters are fixed for the each item of the inventories. Number one, minimum level of quantity for the consumption during the period taken for the delivery of the order. ठीक है, minimum level of the quantity कितनी आपके पास होनी चाहिए. Number two, नंबर टू द लेवल एट विच द नेक्स्ट ऑर्डर, अगला ऑर्डर कब देना चाहिए, याद आ रहा है आपको? हाँ, तो मैंने कहा था कि स्टॉक आउट कॉस्ट से बचने के लिए मैंने कहा था ना 10 दिन में आप ऑर्डर दे रहे हो तो आपके पास कितनी, जब आपके पास और डेली की शो है तो आपके पास जब 1000 यूनिट बच जाएंगी ना तब आप ऑर्डर दे देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी। यस सर, याद आ रहा है, ठीक है, अभी करवाया था जी। यस सर, द क्वांटिटी फॉर द ऑफ द ऑर्डर, कितना क्वांटिटी, देखो कब ऑर्डर देना है, किस समय ऑर्डर देना है और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना, वो बात करता है। कहता है अजम्पशन ऑफ ईओ, क्या हो कुछ अजम्पशन है, फॉर्मूला वही है, देखो ये रहा ए टू AOC, ठीक है। यस सर, कहता है the total usage of the firm is known and usage rate is throughout the period is मतलब is even throughout, मतलब हमें पता है कितना यूज होने वाला है, उसका रेट, उसका रेशो सेम रहेगा यूसेज का। there is no time gap between the placing and the order and the receiving the supply, कहता है इसमें कोई टाइम गैप नहीं है, जब हमने ऑर्डर दिया और रिसीव किया तो हैंड टू हैंड ऑर्डर और हैंड टू हैंड रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, कहता है जो कहता है कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, कॉस्ट पर यूनिट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सब कुछ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट बढ़ेगा तो दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए मैंने जो पिछला अभी क्वेश्चन किया है, जब जस्ट अभी किया है, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी शायद 1000, हाँ 1000 ऑर्डरिंग कॉस्ट थी और 100 रुपया यूनिट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पर यूनिट था, उसको मैंने चेंज नहीं किया था। तो ये बोला कि हम एज्यूम करते हैं पूरी ड्यूरिंग द ईयर ये सेम रहेगा। जी सर, ठीक है। ए को बता दिया था कि टोटल रिक्वायरमेंट, O फॉर ऑर्डर कॉस्ट और C फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यस सर, आगे चलते हैं। एबीसी एनालिसिस के बारे में बता रखा है कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है, एबीसी एनालिसिस को देख लेते हैं। कहता है द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इन द व्यू ऑफ द स्कैरिसिटी का कम स्कैरिसिटी मैनेजमेंट एफर्ट्स एंड द टाइम्स मोर कंसिडरेशन शुड बी गिवन to the raw material which has the high percentage of the item and volume rather than the unit। कहता है अभी वो कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान देने वाले हैं सर, ज्यादा ज्यादा हम ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। कहता है हमारी मैनेजमेंट की स्केर्सिटी ऑफ द एफर्ट्स है, एफर्ट्स स्केर्स है, ऐसा नहीं है भाई साहब सारे सारे एफर्ट लगा देंगे, वो एफर्ट्स देख देख के लगाएंगे, वो एफर्ट्स वहां लगाएंगे जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कम वहां लगाएंगे जहां कम रिक्वायर्ड है, जहां नहीं लगाना वहां नहीं लगाएंगे एफर्ट्स, ठीक है। तो बोला गया कि आप यूनिट पर ध्यान ना दें भाई साहब, वॉल्यूम पर ध्यान दें, ठीक है। यूनिट में कुछ नहीं रखा, वो 10 रुपए वाला था, यूनिट में मैंने दिखाया था, लेकिन भाई साहब वो 10,000 रुपए वाली यूनिट पे भी ध्यान देना है। कहता है यूनिट है ए की इतनी, बी की इतनी और सी की इतनी, यहाँ से आपको देखने क्या भाई साहब ए बढ़िया अच्छा है, लेकिन आगे देखो दोस्त, वॉल्यूम ये 50 लाख का है, ये 48 लाख का, ये 120 लाख का है, ओ भाई साहब 120 लाख, ज्यादा पैसा ज्यादा फंड यहाँ ब्लॉक है, तो हम पहला प्रेफरेंस इसको देंगे, दूसरा प्रेफरेंस इसको देंगे और तीसरा प्रेफरेंस इसको देंगे, इस तरह से हम प्रेफरेंस देने वाले हैं, ठीक है। जी सर, हमारे एफर्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ एफर्ट्स कहाँ लगाएंगे, पहले एफर्ट्स सारे सारे यहाँ लगाएंगे, फिर एफर्ट्स यहाँ लगाएंगे, उसके बाद बचे कुछ एफर्ट्स यहाँ लगाएंगे। जी सर, आगे चलते हैं। क्या भी रखा है, कहता है शी शुड बी, क्या रखा है, कहता है शी शुड बी गिवन मोर अटेंशन देन ए, सी को ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए ए की तुलना में, क्यों, ए की यूनिट ज्यादा थी और सी की यूनिट सबसे कम थी, इसलिए स्पेशल लिखा गया है। अब कहता है कि सर एनुअल रिक्वायरमेंट, हमें तो पता है सर एनुअल रिक्वायरमेंट, लो सर ये लो 2 इंटू यूनिट कितनी चाहिए 40,000 और सर ओ फॉर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है सर, ऑर्डर कॉस्ट 480 और सर हम कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर 15% पर एनम और कॉस्ट पर यूनिट, तो सर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर 16 रुपए, 16 का 15% दैट इज 2.4। लो सर निकाल देना और आ जाएगा, चेक करो, ये लो सर ये हाँ जी सर, और ये ठीक है सर, कितनी 4000 यूनिट, मतलब 4000 यूनिट पे आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी, इससे कम करोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा करोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। आगे ठीक है, आगे ये बी वाला देखना दोस्त क्या कहता है, कहता है
द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म बीइंग आउट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक आउट कॉस्ट मैंने बताया था क्या होता है, कस्टमर आया आपके पास स्टॉक नहीं है। अब मेरे को ध्यान सुनो, हालांकि इसमें मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसमें हालांकि आपको एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आप बुक में से इसको गो थ्रू करने वाले हो, बट मैं वैसे फिर भी बता देता हूँ दोस्त, डोंट वरी। कहता है स्टॉक आउट इन नंबर, और ठीक है नंबर ऑफ टाइम, ठीक है कितने टाइम्स ये हमें लगेगा, दैट इज परसेंटेज दे रखे, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। कहता है भाई साहब 500 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, आ रहा है माल आ रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि हम मिनिमम लेवल मेंटेन कर रहे हैं ना, ऊपर क्या रखा था 4000 ही मेंटेन करेंगे, और फिर कुछ टाइम बाद फिर ऑर्डर दे देंगे, एक क्वांटिटी पे आके ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर आएगा फिर हम फुलफिल करेंगे। कहता है कि हमारा चांसेस है 1% चांस है, 1% चांस है कि 500 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, 500 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। तो मैंने कहा देखो भाई साहब यहाँ पे मेरे को स्टॉक आउट कॉस्ट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, चलो मैं अगले पे समझा देता हूँ, इसको ध्यान में रखें, 1% 500, ठीक है, अगले पे जो पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, क्या रखा है, कह रखा है, क्या कह रखा है, क्या रखा है, स्टॉक आउट कॉस्ट 40, दैट इज सिंपल होना, मैंने कहा 500 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, 40 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान होने के चांसेस 1% है, तो कितना हो गया बेटा, मैंने कहा 500 मल्टीप्लाई बाय 40, और ये हमारे पास 1%, दैट इज 200 का नुकसान होगा। पास में यही नहीं है, इसी तरह से सारे निकाल लेंगे कि 500, फिर अगर हमें 400, फिर हमें कितना, मतलब वहां पे सोचेंगे कि हम अगर इतनी यूनिट रखते हैं तो कितना स्टॉक हो जाता है, इतनी यूनिट रखते हैं तो कितना स्टॉक आउट, दैट इज सिंपल होता है 500 हो गया। अगर कहता है कि हम 500 यूनिट को मेंटेन रखते हैं, एज्यूम करो मेंटेन रखते हैं, तो हमें फायदा कितने का होगा, सर फायदा होगा हमें 40 का, और ये फायदा हो सकता है 1%, ऐसे रखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे मैंने लिख रखा ना वैसे रखा, सिंपल शब्दों में। मैंने कहा सर हमारा स्टॉक आउट मैक्सिमम कितना हो सकता है इस लेवल पे, सर क्या नाम है 200 का, ठीक है, मतलब 1% चांसेस 200 का हो सकता है। ये कहता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब अगर हम इन 500 यूनिट को रखते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाती है, सर कैरिंग कॉस्ट आती है ये, तो ये कितनी होगी सर 5 दूनी 10, दैट इज 10,000। तो इसी तरह से मैंने तो एक का बनाया, वो उसने पूरी टेबल में बना रखा है कि 500 यूनिट पर कितना होगा, 400 पर कितना होगा, 300 पर कितना होगा, 250 पर, जितनी भी वो दे रखा है ना उसमें बताएगा कि अगर हम इतना रख लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या रखा 500, मैं कहता हूँ कि अगर मैं 100 रख लेता, ठीक है, तो 400 का होता, तो 400 का कितने चांसेस थे, ये रखता तो मेरे 40 रुपए बच जाते इस तरह से, लेकिन ये 40 रुपए बचते प्लस ये कॉस्ट भी तो आती 100 पे 200 की। तो इस तरह से पूरी ओवरऑल टेबल बनी हुई है, आप एक बार देख लेना, स्मूथली टेबल है, ऐसी कोई हार्ड एंड टफ टेबल नहीं है। जी सर, वैसे मैंने बता दिया कि स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक है जी सर। वैसे इसको लिखा रहने देते सर, हम क्या पता लिख लें, तो भाई मैंने इसको लिखा छोड़ दिया। आई कहता है सॉल्यूशन, कहता है कि आप एक बार बुक में से देख लेना, बिल्कुल इजी सा सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। आगे 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 एक एग्जांपल दे रखा, वही दे रखा बेटा, यूनिट दे रखी है, एवरेज कॉस्ट दे रखी है, कहता है कि किस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान सुनो, ये लो सर, कहता है एग्जांपल ये है, कहता है नंबर ऑफ आइटम, ठीक है सर, एवरेज यूनिट, ये यूनिट है, ये उसकी कॉस्ट है। कहता है बस आप यूनिट देख के प्रेफरेंस मत दे देना, इसमें से यहां से लग रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी नहीं, लेकिन कहता कॉस्ट निकालो, तो एवरेज कॉस्ट दैट इज यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। अब देखते हैं सर 12 लाख फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है, ना कि इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको देना है, ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस इसको देना है, फोर्थ प्रेफरेंस इसको देना है, फिफ्थ प्रेफरेंस इसको देना है, लेकिन हमें तो ए बी सी में एनालाइसिस करना है ना, ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या होता है, ए रैंक 1, बी रैंक 2, सी सबसे लास्ट, लाइक आप एग्जाम में भी तो करते हो कि एबीसी एनालिसिस करेंगे, ए सबसे बेस्ट क्वेश्चन, बी थोड़े कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी बिल्कुल लास्ट वाले, मतलब अगर टाइम रह गया ना एग्जाम में तो देख के जाएंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे, मतलब ये सबसे अच्छा, ये थोड़ा उससे कम, ये सबसे सबसे नीचे लास्ट वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ध्यान, आप एग्जाम में जाते हो तो कहते हो एबीसी एनालिसिस करते हो, दैट इज ए, ए का मतलब होता है सबसे अच्छे क्वेश्चन इनको देख के जाएंगे, बी सर ए वालों से कम अच्छे, सी सर सबसे गंदे मतलब इन दोनों से अच्छे नहीं है, कोई बात है, तो कहता है ए इसको देंगे रैंक देंगे, बी इसको रैंक देंगे, और सी इसको रैंक देने वाले हैं, ठीक है जी सर, वही बता रखा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्त, चलो ये क्वेश्चन मैं कराऊं, जी सर, और कौन कराएगा, आप ही करवाओगे, डिस्काउंट का ऑफर है,
पूरा पूरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, सिर्फ ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये फिर रिसीवर मैनेजमेंट हम अगली क्लास से करेंगे, ठीक है। मैं देख रहा था कितना कुछ है। अरे पेज बिना बात का हमने वैसे ही ले लिया। तो हम आ जाते हैं प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज, और हम देखते हैं। चलो यस सर, वैसे मेरे को आपको देना चाहिए क्वेश्चन, बट चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ फिर भी। कहता है कि एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरे को 72,000 रिम्स की, और कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा ये है, कॉस्ट पर यूनिट 5% दे रखा है, तो 5% कितना आ जाएगा, 90 का 5%, 90 का 5%, दैट इज 4.5, 4.5 बेटा, इसका मैंने 90% निकाला है, ठीक है। इनको मैं छोटा कर लेता हूँ जी सर। आगे कहता है नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम ये होता है कि आप जब ऑर्डर लगाओगे ना, ऑर्डर लगाओगे तो 20 दिन लगेंगे आपके पास सामान आने के लिए। आज ऑर्डर लगाए तो 20 दिन बाद सामान आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब भी आप ऑर्डर दोगे तो इन 20 दिन को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर दोगे, ठीक है। ये लिख भी रखा है। आगे रखा है सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक दैट इज नील। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है दोस्त, सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है कि भाई देखो, इमरजेंसी लेवल पर हम इतना, मतलब सेफ्टी स्टॉक का मतलब मिनिमम स्टॉक, मतलब मैंने जैसे अपने बिजनेस में सोच लिया है, मान लो मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, तो मैंने सोच रखा है कि 10 लैपटॉप तो मैं हमेशा ही रखने वाला हूँ, 10 को तो अलग से रिजर्व में रख दो, कि क्या पता आपातकालीन में, इमरजेंसी में क्या सिचुएशन होती है, हमने ऑर्डर लगाया और ऑर्डर टाइम पर नहीं आया, तो मैं अपने मिनिमम स्टॉक को यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इसने क्या रखा, नहीं भाई साहब हम मिनिमम स्टॉक पे तो ध्यान नहीं देते, हमारा तो भाई साहब ऑर्डर देने वाला सप्लाई इतना बढ़िया भाई, टाइम पर आएगा ही आएगा। इसने बोला ना 20 दिन, तो 20 के 20 दिन हो सकते हैं, 21 नहीं होगा, 19 दिन आ सकते हैं, लेकिन 20 मतलब 21 नहीं होंगे। लेकिन कोई आदमी सोचता है कि नहीं यार 20 दिन का तो नॉर्मल है, क्या होता है 21 या 22 या 23 या 24 या 25 दिन लग सकते हैं, तो उस दिन में कई कस्टमर आए तो मेरा नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं अपना इमरजेंसी स्टॉक रखता हूँ, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ। लेकिन ये कहता है नहीं, हम तो सेफ्टी स्टॉक रखते ही नहीं है। एज्यूम कर लो 300 दिन है एक साल के अंदर। सबसे पहले कहता है ईओ क्यू निकालो भाई साहब, ईओ क्यू में क्या दिक्कत है, ईओ क्यू में क्या दिक्कत है, ईओ क्यू निकाल लेंगे, ईओ क्यू दैट इज 2 एओ ऑर्डर, और ये निकालेंगे 4.5, इससे आ जाएगा सर 4,000 रिम, दैट इज हम एक टाइम में कितना ऑर्डर देंगे सर 4,000 का, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे सर, ऑर्डर कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर देखो सर, हमें रिक्वायरमेंट है 72,000 की, और हम एक टाइम में ऑर्डर देंगे 4,000 रिम का, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे सर 72,000 डिवाइड बाय 4,000, हम देंगे सर 18 ऑर्डर, समझ आई, यस सर 18 ऑर्डर देंगे पूरी साल भर के दौरान, जी सर। आगे चलते हैं, कहता है रीऑर्डर लेवल, मतलब किस समय आप रीऑर्डर दोगे, वो बोलता है देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, रीऑर्डर हम इस तरह से देने वाले हैं, देखो 72,000 रिम है ना, पर डे कितनी यूज होगी रिम, 300 दिन की बात कर रहा है कि एक दिन में 300 लगाओ, मैंने कहा 300 लगा लेते हैं, वैसे 300 नहीं 365 ही होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन ने क्या रखा 300, भाई साहब क्वेश्चन बड़ी बात है, क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे, तो ये कितना आएगा भाई साहब, हम तो कहते हैं 72,000 डिवाइडेड बाय 300 डेट इज 240, पर डे कंजम्पशन कितनी है, मतलब पर डे की सेल कितनी है 240, और लीड टाइम कितने दिन में आएगा, 20 दिन में। तो भाई साहब ये कहता है रीऑर्डर कब लगाना है आप लोगों को, रीऑर्डर लगाना है जैसे 4800, जब आपके पास 4800 रिम्स बचेंगे ना, तब आपको ऑर्डर लगाना है, क्यों 4800 रिम बचेंगे, ऑर्डर लगाओगे तो 20 दिन बाद माल आएगा, तो 20 दिन का स्टॉक आपके पास होगा, ठीक है। तो कब रीऑर्डर लगाओगे, रीऑर्डर लेवल नॉर्मल लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय रिम, 240 आ रहा है बेटा यहाँ पे तो, ठीक है। चेक करते हैं कितना आएगा, चेक करते हैं, कहता है रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल नेक्स्ट परचेज, अच्छा दिख भी रखा देखो, नेक्स्ट परचेज ऑर्डर कब दी, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, एक बार देखते हैं इसने क्या रखा है सर, 72,000 डिवाइड बाय 300, ठीक है, 72,000 डिवाइड बाय 300 दैट इज पर डे का कितना आ जाएगा, दैट इज रखा है नॉर्मल लीड, नॉर्मल यूसेज पर डे, तो भाई 72,000 है, तो और क्या नाम है 300 दिन है, तो यहाँ पे 240, और 240 को मल्टीप्लाई करना 20 से भूल गए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4800, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले सर एक क्वेश्चन तो पढ़ दो, यस पढ़ देते हैं। कहता है इफ, एक केस दे दिया, कहता है इफ 1% क्वांटिटी डिस्काउंट इज अफेक्टेड बाय द सप्लायर फॉर द परचेज इन लॉट ऑफ 80 स्केल रिम और मोर, शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द प्रपोजल। कहता है देखो भाई अभी आपने क्या बोला है, ऑर्डर हम देंगे भाई 4,000 का, 4,000 का ऑर्डर, 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर दोगे एक समय में, वो कहता है नहीं, आप 18,000 और मोर ऑर्डर दो, हम आपको डिस्काउंट कितना देंगे 1% का। तो बताओ क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, हालांकि ये बेटा बड़े क्वेश्चन है, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, ये बड़े क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, फिर भी हम बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कंसेप्ट को समझना है सर। मैंने कहा देखो दोस्त, हमने कहा कि ईओ के ऊपर हम क्या कर रहे हैं,
ईओ क्या लेवल पर क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। सर साइज कितना है, सर हम कर रहे हैं सर 4000 और 18 ऑर्डर आ रहे हैं। अभी बताया तो था 18 ऑर्डर आता, करवाया भी था, 72,000 डिवाइड बाई 4000। यहाँ कह रहा है 18,000 रिम का करते हैं तो कितना आएगा सर, 72,000 डिवाइड बाई 18,000 एक टाइम में बुलाते हैं तो हमें सिर्फ 4 ऑर्डर देने होंगे। अब आ जाओ एवरेज स्टॉक, अरे बता भी रखा मिनिमम प्लस मैक्सिमम दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, वो बता भी रखा है। तो यहाँ पे कितना आया सर 4000, 2000 और यहाँ पे 18,000 का 9,000। ये अभी कैलकुलेट करना सिखाया जी सर, सिखाया। मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर आप क्या कर लो सर, या फिर हम कर लेंगे क्या सर 1/2 ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या रखा है कि क्या नाम ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज 800 सॉरी 18 ऑर्डर जा रहे थे और एक ऑर्डर से आपको 500 रुपए बियर करने पड़ रहे थे, तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पर 2,000, ठीक है, यहाँ पे तो 4 ही ऑर्डर है। आगे चलते हैं, कहता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी सर, एवरेज स्टॉक दैट इज 2K और यहाँ पे 9K मल्टीप्लाई 4.5 आया था नहीं आया था, ये सर 4.5 अभी आपने निकाला भी था, तो यहाँ पे 9K, यहाँ पर इतना आ गया। अब परचेज करेंगे तो परचेज ईओ क्या में तो हमें 90 ही देगा, ईओ क्या में हमें 90 ही देगा, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्काउंट दे रहा है कितना सर, डिस्काउंट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 1%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 99%, 89.1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इतनी कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर इतनी कॉस्ट आ रही है, सबको टोटल करो, यहाँ पे 64,98,000, यहाँ पे 64,57,295, तो हम क्या करेंगे, यस हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसका डिस्काउंट ऑर्डर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट मिनिमम आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रक्स क्या हो गया सर, डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलो दोस्त आज हम यहीं तक करते हैं, और इसको बाकी को जो भी हमारा पेंडिंग पोर्शन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जी सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से रिसीवेबल मैनेजमेंट करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो आप कंटिन्यू अपनी स्टडी पे ध्यान रखिए, और जो भी हम करा रहे हैं साथ साथ उसको पढ़ते जाइए। आप सिंपल है ये में, तो आप सिंपल रिवाइज करोगे ना बेटा, सिंपल रिवाइज ही नहीं, मैं रीडिंग करोगे तो इनफ सफिशिएंट है। ओके दोस्त, टाटा बाय बाय, राधे राधे, और आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और अच्छे अंकों से पास होने, टाटा बाय बाय।